जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अखिल भारतीय ओबीसी न्याय जन जागरण अभियान की मुख्य संयोजक साधना भारती के द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा गया लीगल नोटिस। कहा, ट्विटर पर किए गए ट्वीट तत्काल डिलीट करें, साथ में एक माफी पत्र भी जारी करें। ओकुआ पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम नारंगी में महुए के पेड़ से झूलता मिला नाबालिग लड़की का शव। पुलिस को मौके से मिला एक सुसाइड नोट। पिछले माह तिरोड़ी थाने के ग्राम हीरापुर के जंगल के नाले में से मिले नवजात बच्चे की जिला अस्पताल में हुई मौत। जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में चल रहा था इलाज। जातिगत जनगणना को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दिया धरना। अम्बेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मांगे पूरी न होने पर 30 अप्रैल को भारत बंद की दी चेतावनी। जियो सिम केवाईसी के नाम पर की गई ऑनलाइन धोखाधड़ी। केवाईसी के नाम पर खाते से उड़ाए 20,206 रुपए। जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। लाडली बहना योजना की शिकायत का 7 दिन के भीतर 181 पर होगा निराकरण। महिला व बाल विकास विभाग के उप सचिव के द्वारा जारी किया गया आदेश। लामता थाना के अंतर्गत ग्राम मामूली में उस समय सनसनी फैल गई जब इसी ग्राम के जंगल में महुए के पेड़ में एक व्यक्ति की लाश फांसी पर लटकी हुई देखी गई। सूचना मिलते ही लामता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस व्यक्ति की लाश बरामद की। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवराज नागेश्वर कोई बीमारी से पीड़ित था और वह शराब पीने का आदी भी था। 2-3 दिन से देवराज नागेश्वर तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा रहा था। 3 अप्रैल की रात्रि 8 बजे देवराज अपने घर से अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास जा रहा हूं कहकर घर से निकला था, किंतु रात्रि में देवराज नागेश्वर घर नहीं लौटा। परिवार वालों ने खोजबीन की किंतु वह नहीं मिला। 4 अप्रैल को सुबह 6 बजे ग्राम अमोली के जंगल में महुए के पेड़ में फांसी पर लटके हुआ एक व्यक्ति की लाश देखी गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। अमोली के जंगल में एक व्यक्ति की लाश फांसी पर लटके होने की खबर मिलने पर देवराज के परिवार के लोग भी पहुंचे और देखा तो यह लाश देवराज नागेश्वर की थी। देवराज नागेश्वर ने जिस पेड़ पर फांसी लगाई थी उसके नीचे शराब की खाली बोतलें भी पाई गई। इस घटना की सूचना देवराज नागेश्वर ने लामता पुलिस थाने में की, जहां से पुलिस स्टाफ पहुंचा और फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। देवराज नागेश्वर के द्वारा बीमारी से परेशान होकर शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे इन्हीं मामलों के बीच इन दिनों जिले में साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ते हैं, जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग नए नए तरीके से ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खातों में जमा रकम को पार कर रहे हैं। वहीं कई तरह की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पुलिस ऑनलाइन ठगी के इस गुत्थी को सुलझाने में अक्सर नाकाम नजर आती है। लगातार बढ़ते जा रहे साइबर अपराधों के इन्हीं मामलों के बीच सिम केवाईसी के नाम पर बालाघाट के वार्ड नंबर 21 निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से 40,206 रुपए की ऑनलाइन ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें 57 वर्षीय फरियादी संजय पिता मेघराज बिसेन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 21 निवासी 57 वर्षीय प्रार्थी संजय पिता मेघराज बिसेन का यूको बैंक शाखा में अकाउंट है। 28 मार्च को उनकी सिम अचानक बंद हो गई थी, जिसे चालू कराने के लिए कस्टमर केयर में फ़ोन करने के थोड़ी देर बाद सिम चालू हो गई थी, जिसके एक दिन बाद 29 मार्च की दोपहर करीब 3:30 बजे उनके मोबाइल नंबर पर किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, जिसने अपना परिचय जियो कस्टमर केयर कर्मचारी के रूप में दिया और बोला कि आपकी सिम BSNL से जियो में पोर्ट हुई है। आपको अपनी जियो सिम की KYC अपडेट कराना है। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर एनीडेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले।
जिस पर संजय बिसेन ने वह एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। फिर उसी एप्लीकेशन में कुछ नंबर डालने को कहा। वहीं केवाईसी अपडेट करने के लिए 10 रुपये ऑनलाइन जमा करने के लिए कहा, जिस पर संजय बिसेन ने फ़ोनपे नंबर पर 10 रुपये केवाईसी के लिए दिए, जिसके तुरंत बाद उनके खाते से 40,246 रुपये बचे हुए थे। अगले ही दिन 30 मार्च को थोड़ी देर के लिए उनकी सिम फिर से बंद हो गई। पेमेंट करने के बाद भी सिम पुनः बंद होने पर उन्हें शंका हुई। उन्होंने अपने खाते का बैलेंस चेक किया तो मात्र 39 रुपये बचे थे, जिस पर संजय बिसेन ने यूको बैंक जाकर खाते का एस्टीमेट मांगा, जिस पर पता चला कि खाते से 40,206 रुपये की राशि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी कर HDFC बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। जहां पर ठगी का शिकार होने की जानकारी लगने पर उन्होंने कोतवाली थाना साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराकर उनके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन काटी गई रकम वापस कराने और धोखाधड़ी करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। क्या मामला है? देखिए, एक 29 और 30 तारीख को एक घटना हुई है जिसमें आवेदक हैं संजय बिसेन और उन्हीं के खाते से करीब 40,000 के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ था। और वही तरीका जो फ़ोन लगा के केवाईसी जियो की सिम बंद करवाई पहले उसने, और फिर केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पे उन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया और ऐप डाउनलोड होने के बाद में उनके खाते से पैसे डेबिट हुए हैं। तो उसी में एक अपराध पंजीबद्ध किया हमने, इसमें धारा 420, 419 और IT एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत पे पंजीबद्ध हुआ है और प्रकरण को विवेचना में लिया है। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा उसमें। नगर के वार्ड नंबर 2 में संचालित देशी विदेशी शराब दुकान को हटाने के लिए वार्ड वासियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां उन्होंने मंगलवार की तरह बुधवार को भी शराब दुकान परिसर में धरना प्रदर्शन कर सुंदरकांड का आयोजन किया। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नगर के वार्ड नंबर 2 में संचालित शराब दुकान को हटाए जाने की मांग की। शराब दुकान का विरोध कर रही महिलाओं को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे ने भी पहुंचकर अपना समर्थन दिया। वार्डवासियों का कहना है कि जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वार्डवासियों के विरोध के चलते शराब दुकान बंद है। इस दौरान वार्ड पार्षद योगराज कारोलीलारे ने भी कहा कि शराब दुकान हटाने को लेकर काफी समय से प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब तक शराब दुकान नहीं हटेगी हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा इस संबंध में कहना है कि शासन प्रशासन की जो गलत नीति चल रही है इसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा है। वार्ड नंबर 2 हमारे बालाघाट शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और रिहायशी इलाका है, और यहाँ पर इस तरह से शराब की दुकान खुली होना ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जनता को कई तरह से तकलीफों का इसमें सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन को ही मनमानी पे रोक लगना चाहिए और प्रशासन की मनमानी के चलते ही इतने घने इलाके में शराब भट्टी यहाँ पर संचालित हो रही है, जिसका कड़ा विरोध हम वार्ड की जनता के साथ, वार्ड के पार्षद महोदय के साथ मैं करने यहाँ पर आई हूँ। और क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं इस तकलीफ को समझती हूँ कि शराब हमारे न सिर्फ घर को बर्बाद करती बल्कि समाज को बर्बाद करती, देश को बर्बाद करती, और इसका जितना पुरजोर विरोध किया जाए वो कम है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम शराब बैठे जो आता बार है ये सब नहीं चलाएंगे, बंद रहेगा, 100 मीटर की दूरी तक शराब दुकानें नहीं रहेंगी। एक तरफ हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ऐसा कह रही है, इनकी आबकारी नीति बनी हुई है, और दूसरी तरफ इतना ये देखने में आ रहा है कि इतना घना इलाका है वार्ड नंबर 2 खटेरा चौकी का, जहाँ बिल्कुल करीब से लगे हुए मकान हैं और अच्छे सम्रांत लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, समझदार नागरिक हैं, और उसके बाद यहीं पर शराब भट्टी संचालित हो रही है। तो ये कितनी मतलब सरकार की दोहरी मानसिकता नजर आ रही है, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगी। जिले के कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए, उनको इस तरफ अपनी निगाह डालना चाहिए, और इस पे तत्काल अगर जनता विरोध कर रही है तो जनता के विरोध को समझना चाहिए और यहाँ से शराब भट्टी को उठाकर रिहायशी इलाके से बहुत दूर कर देना चाहिए। क्योंकि कल जो हनुमान परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोरेंडा में 108 एम्बुलेंस के चालक ने अपने घर के पास स्थित आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परसवाड़ा पुलिस ने मृतक युवक मनीष पिता जमुना प्रसाद गिरी 22 वर्ष की लाश बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इस युवक ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, आगे जांच की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष के माता पिता की मौत हो चुकी है, जो अपनी दादी के साथ रहता था। 2 बहनों की भी शादी हो चुकी है और वे अपने ससुराल में रहते। बताया गया कि मनीष 108 एम्बुलेंस में ड्राइवरी करता था। 2 दिन पहले ही मगरदर्रा लामता रोड पर 108 एम्बुलेंस के एक्सीडेंट होने से मनीष ने उसे बालाघाट गैरेज में सुधरवाने के लिए दिया था और वहां एम्बुलेंस के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। यह भी बताया गया कि मनीष शराब पीता था। 3 अप्रैल की रात्रि 9 बजे परिवार के लोग खाना खाकर सो गए थे। उस समय मनीष घर में ही था और वहां शराब पिए हुए था। 4 अप्रैल को सुबह 6 आम के पेड़ में मनीष को फांसी पर लटके हुए परिवार के लोगों ने देखा। मनीष ने सफेद गमछे आम के पेड़ की शाखा में बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना की सूचना चैनगिरी पिता पूरणगिरी घोष 52 वर्ष ने परसवाड़ा पुलिस थाने में की थी। यहां से पुलिस के द्वारा मनीष की लाश नीचे उतार कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मनीष ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत एक 14 वर्षीय नाबालिग युवती ने 2 बालक अपचारी से 3 युवकों पर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। परसवाड़ा पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई शिकायत पर विक्रम रावत और 2 अपचारी बालक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। घटना के बाद से तीनों युवक फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल की शाम तकरीबन 4 बजे जब यह नाबालिग लड़की अपनी बुआ के घर सगाई के कार्यक्रम में गई हुई थी, वहां पर ही गांव का एक युवक आया और लड़की से बोला कि तुम्हारी सहेली तुमको बुला रही है। यह लड़की उस युवक के साथ पड़ोस में अपनी सहेली के घर गई तो वहां पर सहेली नहीं थी। वहां पर पहले से ही गाँव के विक्रम रावत के साथ 2 अन्य लड़के भी मौजूद थे। तीनों लड़के इस लड़की के साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग कर उसे छेड़छाड़ करने लगे। लड़की जैसे तैसे वहां से भागकर अपने मामा के घर आई और पूरी घटना बताई, जिसके बाद लड़की ने अपने घर जाकर माता पिता को इस घटना के संबंध में बताई। रिपोर्ट करने पर लड़की के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने पर 2 अपचारी बालक और तीसरे युवक विक्रम रावत 20 वर्ष के विरुद्ध धारा 354, 509, 294, 34 के तहत धारा 7, 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। बताया गया कि विक्रम रावत से तीनों युवक गांव से फरार हो गए, जिनकी तलाश परसवाड़ा पुलिस के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत लालबरा के नगर के हृदय स्थल में बस स्टैंड में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबरा खमरिया के संयुक्त तत्वाधान में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसे जय भारत सत्याग्रह आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के द्वारा हमेशा देश के हित में सरकार से सवाल पूछा जाता है और देश की जनता के हित में लड़ाई लड़ी जाती है, परंतु सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा उनकी बातों को दबा दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, विपक्षी की बातों को दबाया जाता है और पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। साथ ही यह भी कहा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री से गौतम अडानी के संबंध में अडानी ग्रुप के द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले सहित अन्य भ्रष्टाचारों को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे, जो सत्ता पक्ष के लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक सूरत हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। जिस तरह से सत्ता के लोगों के द्वारा विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, उसी के विरोध में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपना समर्थन देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी और जनता ने ठान लिया है कि 2024 के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के साथ के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। किस प्रकार से आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, सारी की सारी राहुल जी के साथ किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ आके खड़ी हुई और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1-2 मुख्यमंत्रियों ने भी बोला कि देश के अंदर जिस प्रकार से अडानी के साथ पूरा का पूरा संबंध उजागर हुआ, राहुल जी ने सिर्फ इतना पूछा है कि जो 20,000 करोड़ रुपए हैं वो हमको बता तो दो कि किसके हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने किसी मंत्री ने सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए हैं किसके। अगर देश का प्रधानमंत्री
ये नहीं बता सकता, देश का वित्त मंत्री ये नहीं बता सकती, कानून मंत्री ये नहीं बता सकता, तो हम सबको इतना अधिकार है कि उनको देश के मुखिया के पद पर रहने का मौलिक अधिकार उन्होंने खो दिया है। पिछड़े वर्ग की जनगणना कराने, पिछड़े वर्ग को 52% आरक्षण देने, निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण लागू करने और MSP की गारंटी कानून बनाकर किसानों को राहत प्रदान किए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा बुधवार को नगर के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। जहां इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार बताते हुए सरकार की जमकर निंदा की, तो वहीं अपनी विभिन्न 10 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की भी गुहार लगाई। जहां दिन भर चले धरना प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना न होने पर अपनी नाराजगी जताते हुए जनगणना सहित अन्य 10 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराए जाने की भी गुहार लगाई। जहां उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी 17 अप्रैल को रैली के माध्यम से पुनः मांगों पर ध्यानाकर्षण कराने की भी बात कही। वहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि 17 अप्रैल तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो फिर संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर 30 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान कर भारत बंद किया जाएगा। यहाँ इसलिए आज बैठे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार द्वारा जो OBC की गिनती न कराकर पिछड़ों जाति का अपमान कर रही है, इसी अपमान के खिलाफ में हम यहाँ चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि OBC जाति की जाति आधारित गिनती कराना, और यह भारत के लगभग सभी जिलों में यह चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है। चौधरी विकास पटेल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में। इनके साथ हमारे साथ और मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत लालबरा के नगर के हृदय स्थल में बस स्टैंड में राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबरा खमरिया के संयुक्त तत्वाधान में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपना समर्थन देकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और जनता ने ठान लिया है कि 2024 के अंदर माननीय राहुल गांधी जी के साथ के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। किस प्रकार से आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, सारी की सारी राहुल जी के साथ किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ आके खड़ी हुई, और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे एक दो मुख्यमंत्रियों ने भी बोला देश के अंदर जिस प्रकार से अडानी के साथ पूरा का पूरा संबंध उजागर हुआ। राहुल जी ने सिर्फ इतना पूछा है कि जो 20,000 करोड़ रुपए हैं वो हमको बता तो दो कि किसके हैं। आज तक प्रधानमंत्री ने, किसी मंत्री ने सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि वो 20,000 करोड़ रुपए है किसके। अगर देश का प्रधानमंत्री
ये नहीं बता सकता, देश का वित्त मंत्री ये नहीं बता सकती, कानून मंत्री ये नहीं बता सकता, तो हम सबको इतना अधिकार है कि उनको देश के मुखिया के पद पर रहने का मौलिक अधिकार उन्होंने खो दिया है। लोकतंत्र बचाओ, नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। राहुल गांधी के समर्थन में नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड में 5 अप्रैल को शाम 5 बजे क्रांतिकारी नेता व पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भ्रष्टाचार व महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे हर वर्ग परेशान है। साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया गया, जो एक तरह से तानाशाही रवैया है व लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस देश में सभी को अधिकार है कि वे अपने हक व अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। साथ ही यह भी कहा कि गैस के दाम बढ़ जाने के कारण बालाघाट जिले के लोग अब सुबह उठकर जंगली लकड़ी के लिए जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ ही भाजपा के नेता कहते थे कि हमने धुआं बंद कर दिया है, सभी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे दिया है, अब उन्हें धुओं से निजात मिल गई, परंतु गैसों के दाम बढ़ने के कारण पुनः लकड़ी की ओर लोग आने लगे हैं और अब लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ भी एक चुनावी लॉलीपॉप है, किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। श्री मुंजारे ने कहा कि भाजपा सरकार कर्ज में डूबी हुई है, उसके बाद भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है परंतु उसे पूरा नहीं कर पा रही है और शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर व दवाइयाँ नहीं है, एक्सरे मशीन तक बंद पड़ी हुई है। बरसात का टाइम आने वाला है, गांव में सांप बिच्छू निकलेंगे, कैसे रहेंगे नागरिक लोग गांव में, कैसे रहेंगे किसान, कैसे रहेंगे मजदूर। अभी गैस महंगी हो गई, तभी बालाघाट शहर में सुबह सुबह लोग जो है ना जंगल में जाते हैं लकड़ी चुनने के लिए, मोरी बांध के अपनी लकड़ी लेके आते हैं सुबह सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक वो वापस आ जाते हैं। और बहुत नरेंद्र मोदी ने चिल्लाया था कि हमने गैस का चूल्हा बंद कर, आपको गैस का चूल्हा दे दिया, गैस दे दिया, धुएं का चूल्हा बंद कर दिया है, सब बड़े खुशहाल है, ये बात बोल रहे थे। फिर लाडली बहना योजना ये है, कुछ नहीं मिलना किसी को, रोजगार नहीं है, महंगाई कम नहीं है, भ्रष्टाचार कम नहीं है, जहाँ देखो भ्रष्टाचार। अब इतना कर्जा हो गया, आप सोच रहे होंगे कि भाई 3,80,000 करोड़ कर्जा है, तो कर्जे में तो सरकार का काम बहुत दिखना चाहिए ना। अस्पताल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई डॉक्टर मिलता है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, एक्सरे मशीन बंद पड़ी हुई है, उसमें एक्सरे लो तो कुछ नहीं आता, शिवराज सिंह का चेहरा आता है बस हो गया, उसमें कुछ नहीं आता एक्सरे में, हालत कितनी खराब है। मध्य प्रदेश शासन के महिला व बाल विकास विभाग के उप सचिव अजय कटसारिया के द्वारा संदीप आस्थाना सचिव सीएम हेल्पलाइन को एक पत्र लिखकर लाडली बहना योजना की शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन में लेने व 7 दिन के भीतर उसके निराकरण के लिए एक आदेश प्रेषित किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शासन के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना में महिलाओं को यदि इस योजना के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वह सीएम हेल्पलाइन के 181 नंबर पर शिकायत कर सकती है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश शासन महिला व बाल विकास विभाग के सचिव अजय कटेसारिया के द्वारा सीएम हेल्पलाइन के संचालक संदीप आस्थाना को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें आदेश सभी जिलों के कलेक्टर सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा गया है, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि स्थानीय स्तर व शहरी स्तर पर अलग अलग नोडल बनाकर इसके 4 लेवल बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम लेवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को बनाया गया है, वहीं नगरीय क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रथम लेवल में रखा गया है, जिसमें यदि 7 दिनों के भीतर लाडली बहना योजना को होने वाली शिकायतों का निराकरण भी किया जाएगा। वैसे तो सीएम हेल्पलाइन में 1 महीने का समय दिया जाता है, परंतु इस योजना को देखते हुए मात्र 7 दिन के भीतर ही शिकायत करने वालों की महिलाओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।